गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री पेपर जो आज आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो 1 मार्क्स में आता है। क्या कहता है? फॉर अ प्रोसेस टू ऑकर अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। आइडियाबैटिक कंडीशन में एक प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर किसकी वैल्यू जीरो होती है? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू या क्यू इक्वल टू जीरो, या डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। अब समझिए, इसको हम पूरा डेप्थ में स्टडी करते हैं। देखिए, हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस और एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। पता है आपको, ये 4 प्रोसेस होता है। आइसो मतलब क्या होता है? सेम या फिक्स्ड या कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है पता है आपको? आइडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू या फिर क्यू की जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। मतलब देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का लॉस और गेन नहीं होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होता है बताओ? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पर? कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर हीट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है आइडियाबैटिक के केस में। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर। तो यहाँ पर डेल्टा पी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब जाके प्रोसेस वहां पर कैरी होता है। कोरिक मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। मतलब वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे पूछा तो गया है आइडियाबैटिक, बट ये थोड़ी जरूरी है कि आइडियाबैटिक ही पूछेगा। आपको आइसोथर्मल भी पूछ सकता है, आइसोबोरिक भी पूछ सकता है, आइसोकोरिक भी पूछ सकता है। तो ये सब वैल्यू आपको याद रखना है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO3। H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखिए क्या लिख दिया हमने? H2SO3 किसका निकालना बच्चा? सल्फर का। तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। ठीक है सर। अब बताइए, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? +1 होता है ना, और 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? +2 लिखेंगे। साथ में क्या लिख दिया? प्लस, और ये X तो सल्फर के लिए प्लस। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। 3 ऑक्सीजन पे कितना होता है? -6। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ये कंपाउंड तो हमें न्यूट्रल ही नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से हमें निकालनी है X, तो X इक्वल टू क्या होगा? ये जो प्लस माइनस -6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +6, और ये +2 उधर जाएगा तो -2। मतलब X का वैल्यू कितना होगा? +4। मतलब सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होगा? +4 चार्ज होगा। क्लियर है यहाँ तक? निकाल लोगे आराम से। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करना है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में। चलिए डिफाइन करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, सोडियम एक मेटल है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। उसी तरह से रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, ज़्यादा क्या लिखोगे, 1 नंबर है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट है, 1 नंबर का तो इतना लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कंपाउंड क्या दिया हुआ है? CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? देखिए, अगर आपको इधर से नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4। ठीक है सर, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं हम इस साइड में। दूसरा, इधर से भी नंबरिंग हो सकता है। इधर क्या हो सकता है बताइए? 1 2 3 4। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन में, इस तरह से डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर। इधर ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड आता तो क्या बोलते हैं, वाई एन ई, और डबल बॉन्ड आया तो क्या बोलते हैं, ई एन ई, बोलते हैं ना, ई एन ई, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो पहले कौन आएगा, ई या वाई, पहले ई आएगा, तो क्या लिखेंगे, मतलब नंबरिंग यही सही है, ब्लू वाला सही है नंबरिंग और रेड वाला गलत नंबरिंग है, ठीक है। अब आइए, ब्लू वाला सही है तो ब्लू के अकॉर्डिंग नाम लिख लेते हैं। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, पहले 1 इन, पहले ई आता है तो 1 इन, उसके बाद 3 वाई एन, वाई एन ई, ठीक है, 3 आइन, क्या होगा, ब्यूट 1 इन 3 वाई वाई इन, ठीक है, आइन जिसको बोलते हैं। क्लियर है, लिख लोगे। 1 पोजीशन पर इन है और 3 पोजीशन पर वाई वाई एन ई है, ठीक है ना, लिख लोगे ना अच्छे से। चलिए, ये इसका नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ इथाइलिन एंड एसिटाइलिन विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। सबसे पहले इथाइलिन और एसिटाइलिन तो समझना पड़ेगा ना। इथाइलिन क्या होता है, देखो सबसे पहले लिखते हैं हम इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम इथाइलिन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एसिटाइलिन, एसिटाइलिन किसको बोलते हैं सर, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, ठीक है। इस दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक पूछ रहा है आपसे, तो एसिटाइलिन समझ में आ गया किसको बोलेंगे, और इथाइलिन किसको बोलेंगे पता चल गया। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको हमने अल्काइन में पढ़ाया है कि यहाँ पर जो टर्मिनल अल्काइन होता है, जैसे ये टर्मिनल ही है क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसके पास ये जो हाइड्रोजन होता है, इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा ऐसे भी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बताओ, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, और यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ दिया, फ्लोरीन के साथ, अगर हाइड्रोजन O के साथ, अगर हाइड्रोजन N के साथ, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड, जो कि दुनिया का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी तरह से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और उसके साथ ये हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे इसको, और इसीलिए एसिटाइलिन मोर एसिडिक होगा। क्लियर है ना, लिख लोगे ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, किसके पास मैक्सिमम मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ जो कंसेप्ट है वो क्या समझेंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स, ग्रेटर विल बी क्या होगा, ग्रेटर विल बी मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज़्यादा उसके पास मॉलिक्यूल होगा। तो निकाल लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ आपको 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो कैसे निकालोगे बताओ, नाइट्रोजन का गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या निकालते हो बताओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 7, और मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो 28, कितना हो जाएगा ये बताओ, 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25 मोल हो जाएगा, ठीक है, 0.25 मोल्स। ये हो गया नाइट्रोजन के मोल्स। अब निकाल लेते हैं उसी तरह से किसका, देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कैसे निकालेंगे बताओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना आ गया 1, तो ये 1 मोल आ गया। अरे H2 का मोलर मास 2 ही होगा ना, तो ये 1 मोल आ गया, राइट। उसी तरह से C वाला में देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना हो गया बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, O2 32, कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मोल। उसी तरह से D में निकाल लो, क्या दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कैसे निकालोगे 32 गिवन मास अपॉन मोलर मास 32, मतलब 1। तो किसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है बताओ, किसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर
जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसमें 0.25 आया, ये तो सबसे कम है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद 0.5 आया कौन, सी वाला 16 ग्राम ऑफ O2, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर यहाँ पर बी में क्या हमारे पास 2 ग्राम ऑफ H2, ये भी आया 1 मोल है ना। उसके बाद 32 ग्राम ऑफ O2, ये भी आया 1 मोल, तो दोनों 1 मोल में है, मतलब इसी का सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन डी एंड बी ये दोनों हो जाएगा। बाय द वे यहाँ क्वेश्चन कुछ मिस हुआ होगा प्रिंट में, या फिर अगर आपको ऑप्शन लगाना है तो ऑप्शन बी मतलब 2 ग्राम, ये वाला 2 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी 32 ग्राम ऑफ O2, ये बी डी दोनों सही होगा, बी डी दोनों सही होगा, क्योंकि ये 1 मोल है, तो 1 मोल इसके पास मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है। तो यहाँ पर या तो कुछ मिस्टेक्स होगा, कुछ मिस्टेक्स होगा, अगर अदरवाइज अगर ये ऐसा दे रखा है तो बी और डी दोनों सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एटम। कॉपर एटम, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, क्या लिखोगे, आर्गन कितना हो गया 18, उसके बाद 4s2 और 3d9, ये गलत है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आपको पुट करना है, तो क्या लिखेंगे, आर्गन, ये कितना हो गया 18, 4s1 और 3d10, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए कहाँ पर होगा, 4s1 3d10, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, किसका साइज ज़्यादा होगा, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। देखो एक दिया हुआ है मैग्नीशियम और दूसरा दिया हुआ है एल्युमिनियम, राइट, ये दे रखा है ना। देखो मैग्नीशियम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है और एल्युमिनियम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, क्लियर है, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है। और आपको पता है जब आप इधर जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, मतलब एल्युमिनियम की साइज तो छोटा होने वाला है, एल्युमिनियम की साइज छोटा होगा, तो आंसर किस में आएगा, मैग्नीशियम के ही केस में आएगा। तो मैग्नीशियम देखो कहाँ पर है, मैग्नीशियम है ए में और बी में, ठीक है, मतलब ये सी और डी तो कैंसिल हो गया। अब आ जाओ मैग्नीशियम की बात कर, देखो मैग्नीशियम में 2 केस है, एक है Mg, दूसरा है Mg+2, ठीक है सर। अब आप एक बात और याद रखिए कि जो नोट करके लिखवा देता हूं मैं आपको, कैटायन हैव a smaller size always than the neutral atom, ठीक है, हमेशा इसकी साइज छोटी होती है, और किससे, एनायन, एनायन की सबसे बड़ी होती है, यहाँ एनायन लिख लेना, एनायन की साइज सबसे बड़ी होती है, तो कैटायन तो छोटा होगा ना सर, हमेशा ये नोट है बच्चा, हमेशा होता है, तो Mg+2 की साइज छोटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तो सेल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो Mg हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, Mg। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर, वाटर में HOH बॉन्ड एंगल कितना होता है। देखो वाटर का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है लोन पेयर, बिल्कुल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बेंट शेप में वाटर का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये बेंट शेप में वाटर का स्ट्रक्चर होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा पता है, इसके बीच का HOH, यही है ना जी, H, ठीक है सर, O, यहाँ पर O और ये H, तो यही एंगल है ना, समझ में आया ना, HOH एंगल कौन सा बोल रहा है, पता चला आपको, HOH, इस तरह से ये बॉन्ड एंगल की बात हो रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल बनता है ये बनता है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, ठीक है, याद रखना HOH बॉन्ड एंगल जो होता है 104.5 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, याद हो जाएगा, वाटर का बेंट शेप होता है VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जिसको आप पानी में डालते हो और वो डिसोसिएट हो जाता है, मतलब डिसोसिएट्स इन आयंस, किसमें डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, व्हेन मिक्स्ड विथ किसके साथ बताओ, वाटर, जब उसको पानी में मिलाओगे
तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो 100% डिसोसिएट होता है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो 100% डिसोसिएट नहीं होता उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब कोई बताने वाली बात है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। दूसरा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, पता है ना आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इसकी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 100%, और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लेस देन 100% होता है ना। ये सब पता ही होगा। आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, HCl, यहाँ पर CH3 COOH, तो ये एग्जाम्पल दे दो, इस तरह से लिख देना। क्लियर है ना, बहुत ईजी है, आराम से कर दोगे, 1 नंबर ही तो है बच्चा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एंड Fe+3। तो आयरन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 26 निकालो। क्या लिखोगे, आर्गन बताया था 18, 4s2 20 हो गया, 3d6। क्लियर है। अब पूछ रहा है सर आपको किसका, Fe+3 का, मतलब एटॉमिक नंबर तो यही है लेकिन Fe+3 का पूछ रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है अब आयरन। तो आर्गन तो आएगा यहाँ पर, कितना हो गया 18, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कहाँ से लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले तो यहीं से लॉस करेगा क्योंकि लास्ट सेल 4 है, तो वैलेंस सेल से तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा और 1 यहाँ से लॉस करेगा। तो क्या बनेगा बताओ, 4s0, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दोनों लॉस कर दिया, और एक 3d5 से 3d6 से, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3d5। तो ये हो जाएगा Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया आपका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d6 आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड हाउ इट इज वेरी अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसको डिफाइन करना आना चाहिए, और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इट इज द ठीक है हाफ, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms in a homoatomic molecule। तो इस तरह से आपको क्या कर देना, डिफाइन कर देना। ये तो एटॉमिक रेडियस को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, मतलब मान लो H है हमारे पास एक एटम, और यहाँ पर एक H है हमारे पास, ये भी एक H है, होमो एटॉमिक है ना, तो दोनों सेमी एटम होगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस ये दोनों हो गए, और इसका हाफ कर देना, मतलब ये हाफ कर देंगे इसको। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे बताओ, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस है। क्लियर है, होमो एटॉमिक। और ये H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये H2 एक मॉलिक्यूल है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये होमो एटॉमिक सेम एटम से मिलकर बना है, उसके बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि ग्रुप में कैसे चेंज होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अलोंग द पीरियड। क्या होगा बताइए, जब आप इधर से इधर मूव करेंगे, यही ना वो पीरियड है जी बच्चा, इधर से इधर, मतलब एज वी मूव, ध्यान से सुनना, एज वी मूव फ्रॉम, क्या बताओ, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ऐसे लिखना। देन एटॉमिक रेडियस generally decreases due to increase in effective nuclear charge। क्लियर है। इस तरह से आपको लिखना है along the period, मतलब जब आप इधर जब जाएंगे आप, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC बोलते हैं, क्या होता है, बढ़ जाता है, और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा जब आप इधर मूव करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डाउन द
ग्रुप, डाउन द ग्रुप। क्या हैंडराइटिंग थोड़ा समझ में आना चाहिए, आप नोट्स बनाते जाना। डाउन द ग्रुप, एज वी मूव, एज वी मूव, ठीक है। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज फ्रॉम टॉप टू बटम, फ्रॉम टॉप टू बटम। जब आप टॉप टू बटम मूव करेंगे क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड सो एटॉमिक रेडियस क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। तो जैसे आप क्या करने का मतलब हुआ, इधर आओगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है? नंबर ऑफ सेल क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है। और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है बच्चा? एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, लिख लोगे इसे? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? मैंने यहाँ पर वीडियो बना, ये नोट्स यहाँ पर पहले से फिक्स कर रखा है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट with a strong electrolyte having common ion, then the common ion of the weak electrolyte is neglected and thus the degree of dissociation decreases. Such suppression of degree of dissociation, जिसको अल्फा बोलते हैं, of a weak electrolyte is called common ion effect. ठीक है, इस तरह से पॉइंट वाइज लिखना है आपको। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। इट इज एज्यूम दैट द कॉमन आयन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया HCl, यहाँ पर H+Cl में टूट जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। दूसरा हमने ले लिया CH3COOH जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये आयन देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन कौन है? H+ यहाँ भी है और H+ यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन आयन है। तो अगर मैं यहाँ पर Ka निकालता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर ये जो H+ होगा ये किसका लेंगे हम? HCl का H+ लेंगे। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का HCl नहीं, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसका कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये H+ किसका होगा बच्चा? किसका होगा? HCl से होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिंक और HCl रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिया हुआ है। कहता है जिंक जो है वो 0.3 मोल है और HCl जो है वो 0.52 मोल है। कहता है कि फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है? पहले रिएक्शन लिख लो, जिंक प्लस 2HCl, यही दे रखा है आपको। ठीक है, और ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है ZnCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, मतलब या तो जिंक होगा या तो HCl होगा, है ना, यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नॉट द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अब आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पर इस तरह से कर लेना, तो आपका सही बनता चला जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके बाद लिखते हैं हम N/SC, पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बताओ, जिंक का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3। HCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है बताओ? 0.52। ठीक है सर, अब बताओ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है? 1, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। यहाँ पर बताओ यहाँ पर कितना है? दिखा आपको 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बैलेंस इक्वेशन है, तो यहाँ पर 2 है। तो N/SC निकाल लेते हैं, 0.3/1 और यहाँ पे 0.52/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.26। बताओ, आपको पता है ना, जहां पर N/SC की वैल्यू कम होता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो ये 0.3 है और ये 0.2 है, कौन छोटा है? तो ये जो वैल्यू है N/SC की, ये क्या है बच्चा? ये छोटा है, छोटा वैल्यू है किसका? ऑफ N/SC, और जिसका छोटा वैल्यू होता है N/SC का वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब जो HCl है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। बताओ, तो HCl क्या है यहाँ पर? HCl ये आपका LR है, HCl आपका LR है, तो ऐसे निकाल लोगे, क्लियर कर लोगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट आर एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? देखो देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू एस सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू एस सबसेल, उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये पॉइंट वाइज लिखना, दिस इज पॉइंट फर्स्ट, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3। एग्जाम्पल क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। लिख लोगे ऐसे। चलते हैं पी पर। नेक्स्ट देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू पी सबसेल। ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या देंगे? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, नियोन, ये सब दे सकते हो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू n-1d, n-1d सबसेल। ठीक है, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या दोगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब। ठीक है। चलते हैं लास्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट पर। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू n-2f सबसेल। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? यूरेनियम, थोरियम, उसके बाद सीरियम, उसके बाद लुटेशियम, बहुत सारा एलिमेंट है बच्चा। यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। एक ट्रांजिशन में आ जाता है, एक आ जाता है आपका एक्टिनाइड्स और एक आता है लेंथेनाइड। एक आता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स भी आप पढ़ सकते हो, पूरा डेप्थ में नहीं जाना है, ये आपको 12th में पढ़ना है। बस 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिख दो, आराम से 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन विथ वन एग्जाम्पल। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल के साथ इसको डिफाइन करना है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। वैसा प्रॉपर्टी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जहाँ पर आप डेल्टा लगा के कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट जहाँ पर आप निकालते हो, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब आपका क्या है? स्टेट फंक्शन है। जस्ट लाइक दैट पाथ फंक्शन क्या होता है सर? दोज क्वांटिटीज ऑफ द सिस्टम, दोज क्वांटिटीज, वैसा क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, जो पाथ पे डिपेंड करता है, जो एक सिस्टम पाथ फॉलो करता है उस पर डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हीट एंड वर्क। ठीक है। हीट एंड वर्क, ये दो आपका पाथ फंक्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? डिस्कस द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय लेजिन्स मेथड। लेजिन्स मेथड के लेजिन्स मेथड के थ्रू नाइट्रोजन की डिटेक्शन कैसे करते हैं? देखो लेजिन्स मेथड के थ्रू हम नाइट्रोजन की डिटेक्शन करते हैं, सल्फर की डिटेक्शन करते हैं और हेलोजन की डिटेक्शन करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो प्रेजेंट है या नहीं, उसकी डिटेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब ये करते कैसे? देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, मतलब सोडियम ले लेते हैं। ठीक है। उसकी उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं जिसमें कार्बन और साथ में क्या हो? नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। और ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है NaCN, सोडियम साइनाइड, जिसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको, सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट, और ये कहाँ से मिला? ये मिला आपको फ्रॉम किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है। याद रखना, मैं स्टेप ऐसे लिखते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। और सोडियम से हमने रिएक्शन करवा दी उसकी। ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, बना लिया हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए हम क्या करते हैं, लेते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH होल 2 लेते हैं। आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, अभी आप ये ले लो, आयरन सल्फेट ले लो यहाँ से, आयरन सल्फेट FeSO4, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाओगे? सोडियम को पानी में डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इसके साथ रिएक्शन करवा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना लेता है FeOH होल ट्वाइस। ठीक है। और साथ में क्या बना लेगा? Na2SO4। साथ में क्या बना लेगा? Na2SO4। तो हमें इससे मतलब है, फेरस हाइड्रोक्साइड से मतलब है,
FeOH होल 2 से मतलब है फेरस हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ये फेरस हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है ना? अब देखो, इसी फेरस हाइड्रोक्साइड से हमें मतलब है। तो ये देखिए, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड हमने बनाया, मैं शुरू में ही डायरेक्ट ले रहा था, मैंने बना के भी आपको दिखाया, FeOH होल ट्वाइस, ये हमने ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया ऊपर में, ये वाला NaCN के साथ। किसके साथ? NaCN के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन करवाता है, समझ में आया? ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड, ये हमने यहाँ पे लिया और उसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम एक्सट्रैक्ट सोडियम साइनाइड के साथ। ठीक है, तो ये बना लेता है बच्चा, ये बना लेता है Na4FeCN होल 6। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप में इस तरह से हमने इसको रिएक्शन करवा दी और सोडियम फेरोसाइनाइड बना लिया। बाय प्रोडक्ट भी बनता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखना। ठीक है, ज़्यादा रिएक्शन लिखोगे, प्रोडक्ट लिखोगे, याद नहीं रहेगा। तो सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। OH और Na मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है कंपाउंड। ठीक है, चलिए, ये सोडियम फेरोसाइनाइड बन गया। अब ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड मिला आपको, इसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ, मतलब फेरिक के साथ। तो ये जो सोडियम मिला सेकेंड स्टेप में, Na4FeCN, ठीक है, होल 6, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं FeCl3, जहां पर आयरन पे +3 चार्ज है, फेरिक क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दी हमने। ठीक है ना बच्चा? फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखना, ये मिलेगा आपको Fe4, Na4 के जगह पर, ये Na4 के जगह पर Fe4 आ जाता है, और यहां पर क्या आएगा? FeCN तो रहेगा, होल 6 रहेगा, और यहां पर 3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम, ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड हमारा फेरिक 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 फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, और इसका कलर हो जाता है पर्शियन ब्लू। क्या हो जाता है इसका कलर? पर्शियन ब्लू हो जाता है, प्रुशियन, PRUSIN, प्रुशियन ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रुशियन ब्लू कलर मिल जाता है तो समझ लेना वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो 3 स्टेप में हुआ। कितने स्टेप में हुआ? 3 स्टेप में। क्या क्या किया हमने, बताओ? पहला स्टेप में क्या किया? देखो, पहला स्टेप ये स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया हमने? ये जो फेरस सल्फेट है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बना लिया ग्रीन कलर का फेरस हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? स्टेप 1। अब इसके बाद आया हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या किया हमने? ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना था, उसी फेरस हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दी सोडियम साइनाइड के साथ, मतलब सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ, और क्या मिल गया आपको? सोडियम फेरोसाइनाइड मिल गया। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 ऐसे लिख लेना आप। स्टेप 3 में ये जो आपको कंपाउंड मिला, ये वाला कंपाउंड, इसी कंपाउंड की सोडियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन करवा दी आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ, और ये आपको जो कंपाउंड मिला फेरिक फेरोसाइनाइड, ये आपका प्रुशियन ब्लू कलर का आपको दिखेगा वो सॉल्यूशन। ये आपने लैब में भी किया होगा, केमिस्ट्री के लैब में भी ये करवाया जाता है, जिसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चा। क्लियर कर लोगे इस तरह से? स्क्रीन देख लो, वीडियो पॉज करके, ये क्लियर होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट आ जाता है और केमिस्ट्री लैब में भी करवाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 3 × 10⁻⁻5 मोलर। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻5। तो क्या आप pH नहीं निकाल पाओगे जी? pH क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस लॉग 3 × 10⁻⁻5। क्लियर है? यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग, और ये आएगा 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दिखा? तो मल्टीप्लाई के बदले में क्या आता है? प्लस, और यहाँ पर आएगा माइनस लॉग 10⁻�5। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा माइनस का, तो माइनस ही रहेगा, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा। लॉग 3 का वैल्यू बताओ? लॉग 3 का वैल्यू 0.4 के आसपास होता है, देख लेना। लॉग 3 का वैल्यू 0.4, और ये प्लस, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू 5 ही आएगा, है ना? तो वैल्यू कितना होगा? 4.6। तो pH कितना होगा? 4.6। बताओ, ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक? 4.6 है, एसिडिक होगा ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा?
एसिडिक हो जाएगा। निकाल लोगे यहाँ से, पूछ रहा है सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक, तो एसिडिक होगा। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। मतलब आपको बेंजीन से क्या क्या बनाना है बच्चा, ये बेंजीन है आपका, इससे क्या क्या बनाना है बताओ। एक बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl। और एक आपका क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना आपको, नाइट्रो ग्रुप लगाना है, यहाँ पर NO2 ये लगाना है। बताओ कैसे बनाओगे, तुम समझदार बच्चे हो। सर इसकी क्या करवा देंगे हम, बताओ। इसकी करवा देंगे क्लोरीनेशन। क्या करवा देंगे, क्लोरीनेशन। मतलब पहला ले लेंगे Cl2 और दूसरा क्या ले लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, है ना। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसका नाम क्या होता है, Cl+, और जाके अटैक कर जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या करवाओगे बताओ जल्दी से, यहाँ करवा देंगे नाइट्रेशन, यहाँ पर नाइट्रेशन करवाएंगे। मतलब क्या ले लोगे, HNO3 और दूसरा क्या ले लेंगे, H2SO4, और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होता है, NO2+, और ये अटैक कर लेगा तो नाइट्रोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये मैंने अपने नोट्स को यहाँ पर शेयर किया हुआ है। क्या कहता है कि इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली और एट वन टाइम। तो ये कर लोगे ना बच्चा, 1000 बार करे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका एक्सप्रेशन और थ्योरी सब याद होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज आयोडाइजेशन एंथैल्पी, नेम द फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स, और पीरियोडिक टेबल में इसका कैसे वेरी करता है। तो ये सब नोट्स हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है बच्चा, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे तो वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। इसलिए मैंने ये नोट्स आपको शेयर किया है, इसको पढ़ के अच्छे से बना लेना, आपको आता ही है। ये सब नोट्स मैंने शेयर कर दिया। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आप 1 बाय 1 किसी भी गैसेस एटम से रिलीज करवाते हो, तो एक 1 बाय 1 ही आप रिलीज करवाओगे। तो यहाँ पर IE3 सबसे ज़्यादा होगा IE2 से, और सबसे कम IE1 होगा, ये ऑलवेज होगा। ये सब आपको लिख लेना है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले एटॉमिक साइज, जितनी ज़्यादा एटॉमिक साइज होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज उतना छोटा हो जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी बड़ी हो जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगेगा वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है, तो अलोंग द पीरियड अगर जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है अलोंग द पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप में, ये हीलियम की सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनर्ट गैस होता है, ठीक है। दूसरा कर लोगे यहाँ तक ये, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, सॉरी डाउन द ग्रुप हमने लिखा नहीं है, डाउन द ग्रुप आप लिख लेना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो आपको आता है कि यूनिवर्स का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और आपको ये एक्सप्रेशन पूरा डेरिवेशन 3 नंबर का है तो आना चाहिए। तो आपको एक एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ये वाला डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। और ये कुछ यूनिट भी है, यहाँ तक आप लिख लेंगे, ठीक है। स्क्रीन देख लो, आराम से इसको मेंशन करना, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का नाम लिखना है, राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, हाय ली ना करो रब से फरियाद, यही एलिमेंट आता है। हाय ली ना करो रब से फरियाद, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या लिखना है आपको। इसका लिखोगे 1s1, इसका लिखोगे बताओ 2s1, इसका लिखोगे 3s1, इसका लिखोगे 4s1, इसका लिखोगे 5s1, पूरा नहीं लिखना बता, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना आपको। इसका लास्ट में क्या आएगा 6s1, और ये आएगा 7s1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कर लोगे। चलो आगे देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसमें और भी आप इलेबरेट कर सकते हो, देखो मैं थोड़ा सा और भी इलेबरेट कर देता हूँ। लिथियम में क्या आएगा थोड़ा सा और देख लो, यहाँ पर लिखेंगे हीलियम, क्या लिखेंगे हीलियम, और 2s1। यहाँ पे लिखेंगे हीलियम के बाद क्या आता है नियॉन, ठीक है, और 3s1। यहाँ पे हीलियम नियॉन, उसके बाद आर्गन,
कितना आता है 18, इस तरह से। यहाँ पर नियॉन कितना आता है 10, यहाँ पर 2, इस तरह से। और यहाँ पर अगर वहाँ याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ सकते हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ पर क्रिप्टन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा जेनन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चा रेडन, ठीक है। ये सब इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चा, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव फैक्ट एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट। इसमें 3 डिफरेंस आपको लिखना। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है, डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। इंडक्टिव फैक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है। जबकि यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस। रेजोनेंस में क्या होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है और ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज अपेयर होता है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की कंप्लीटली शिफ्टिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज और फुल्ली निगेटिव चार्ज अपियर्स ऑन द कार्बन एटम, अपियर्स ऑन द एटम। क्लियर है? ये 3 डिफरेंस आपको लिख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द अल्केन हैज ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ब्रांचिंग का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है बच्चा, अल्केन के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। चलिए देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझिए यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर नो ब्रांचिंग, यहाँ पर नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग। तो यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पर 5 कार्बन का चेन लिया हमने, कितने कार्बन है 5 कार्बन है, याद रखना। यहाँ पर 4 कार्बन है पेरेंट चेन में और एक ब्रांचिंग आ गया, ठीक है। तो एक ब्रांचिंग है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कितना है, देखो 2 ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। तो यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो इसकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है 5 कार्बन वाले का, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया, इस तरह से लिख देना, 3 नंबर अच्छे से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। किसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें जिस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। लिख लेना, ये वाला बात मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एमंग BCl3, जैसे BCl3 जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास यहाँ पर 3 ही क्लोरीन लगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सिग्मा 6, तो मतलब बोरोन के पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बनाऊं तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्लियर है? जबकि PCl5 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्योंकि फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर। क्लियर है? ये कर लोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें कौन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन रिडक्शन शो कर रहा है। तो चलिए उसको पता करते हैं। देखो ये हमने इक्वेशन लिख दिया है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, +1। सल्फर के ऊपर एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2 और सल्फर के ऊपर -2 आ जाएगा। ऑक्सीजन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, बिल्कुल सही है। सल्फर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, बिल्कुल सही है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1। अब देखते हैं कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जरा सोचिए, हाइड्रोजन अभी भी +1 में है और हाइड्रोजन अभी भी +1 में, मतलब हाइड्रोजन तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज बढ़ घट नहीं रहा है, ना बढ़ रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सल्फर पे -2 है और ये चला गया 0 पे। बताओ यहाँ पर क्या हो गया, -2 से चला गया 0 में, मतलब चार्ज क्या हो गया बच्चा, चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है ना। तो H2S ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। H2S क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। H2S क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन किस में चला गया, यहाँ पर भी देखो
ये ऑक्सीजन यहाँ पे 0 में और ये कहाँ चला गया -2 में, है ना, -2। तो ये क्या हो गया, चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। चार्ज डिक्रीज हो गया तो क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन कहते हैं। मतलब ये जो ऑक्सीजन है बच्चा, ये क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। क्लियर, ये रिडक्शन शो कर रहा है, लिख लोगे। वैसे ही आप सेकेंड वाले को बनाना खुद से, सेकेंड वाले को खुद से बनाना बहुत ईजी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विथ एग्जांपल। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये सब नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो यहाँ से एग्जांपल और कंडीशन भी आप दे सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के क्या क्या कंडीशन है, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप नोट्स के थ्रू इसको कवर करोगे, ठीक है, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो ये नोट्स देख लो, स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके अपना वीडियो जरूर बना, अपना नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। चलते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, यूज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। एमओटी की बात कर रहे हैं ना, N2 का आपको डायग्राम बनाना है, सब कुछ बताना है, ये इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है ये बॉन्ड ऑर्डर दिखाना है। उसके बाद आपको F2 का भी सिंगल बॉन्ड है ये भी दिखाना है, और Ne2 के पास नो बॉन्ड है ये भी दिखाना है। तो अगर आप N2 की बात करते हो, किसकी बात करते हो, N2, तो N2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और N2 है मतलब यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉनिक 14 जिसका इलेक्ट्रॉन होते हैं या 14 से कम जिसका इलेक्ट्रॉन होता है, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकालते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देना, ये वाला वैल्यू पुट किया हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमने नाइट्रोजन का दिखा दिया। और आप एक बात और चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में नाइट्रोजन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह। तो मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा, कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा ये, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों होगा डायमैग्नेटिक, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब जगह इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, पेयर्ड है, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं N2 की, Ne2, तो Ne2 में कितना है 20, और जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2, ये तो हमेशा सब में कॉमन रहता है, सब में ये दोनों तो कॉमन रहेगा, चाहे वो 14 से कम हो या 14 से ज़्यादा हो। चेंज किस में होगा, यहाँ पर इसमें चेंज होता है, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और यहाँ पर ये भी सब में सेम ही रहता है। ये वाला देख लो इधर, ये वाला सब में सेम रहेगा, बस थर्ड वाला लाइन जो है ना यही चेंज हो जाता है बस, ठीक है, उलट जाता है बस। उसके बाद ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला हमने, और Na2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है मतलब वहाँ पे कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है 2-2, तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अच्छे से लिखना, अच्छा सा नोट्स बनाना, और ये हमने इसका डायग्राम बना दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया किसको, F2 की बात करते हैं। F2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज़्यादा है, तो सेम Ne2 की तरह ही होगा, तो ये हमने बना रखा है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो मतलब यहाँ पर F बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये बना दिया। और सब में देखो यहाँ पर भी 0 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब सब पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, और ये इसका MOT डायग्राम है। क्लियर है ना, कर लोगे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड विथ 2 सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन दैट, ये सब डिफरेंस करना आपको। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ये हमने पूरा डिस्कस किया, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड क्या होता है देख लो, ये सब एग्जाम्पल है। यहाँ पर NaCl का कैसे फॉर्मेशन होता है यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इसलिए डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे हम। कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन 2 एटम के बीच में 2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये सब पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है बच्चा, कर लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी हमने डिफाइन कर दिया, ये वेरी हार्ड सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है, यहाँ पर क्या बनाते हैं हम, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हेलोजिनेशन है।
आपको पता है ना, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 के रेस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता है, कंसनट्रेटेड HNO3 और ये कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2 बेस और ये एसिड, ये नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन अभी बताया था हमने आपको, ठीक है। उसके बाद सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, SO3H+ बनता है, रिएजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं हम, अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब टोल्यून बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं रिएजेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, नोट शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, जहाँ पर RCO+ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये इसका रिएक्शन है, जो एक बेंजोफिनोन बन जाता है, कीटोन बन जाता है, एसिटोफिनोन बन जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ से, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इसको नोट देख लो अच्छे से, अपना नोट्स बना लेना बच्चा, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये पूरा हमने लिखा है, यहाँ पे देख लो। स्क्रीन को पॉज करना, वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने पढ़ाई होगा, जिसको हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे। देख लो यहाँ से सब लिखा हुआ है। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इंटरमॉलिकुलर जैसे ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर इसके बीच में बनेगा। ये HF अभी बताया था, यहाँ पे दे रखा है H2NH3 ये सब, तो ये सब HF के बीच में बन रहा है यहाँ पर। ये सब एग्जाम्पल देख लीजिए, आप बनाएंगे खुद से। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, ये भी बात याद रखना, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितना, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल होता है और उसी में अपनी बॉन्ड बना लेता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इस तरह से सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो, नाइट्रोफिनॉल, ये सब केस है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल। उसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, पूरा अच्छे से लिखना, पूरा डिटेल दिया है यहाँ पर, इसलिए मैंने नोट शेयर कर दिया, ठीक है ना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मींट बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक। अब हाइब्रिडाइजेशन 1000 बार पूछा जा चुका है, हाइब्रिडेशन का नोट्स देख लो, क्लियर है, कर लोगे। ये सब पढ़ा है आपने, सर ने आपको जरूर पढ़ाया, तो ये सब कर लोगे। अभी अब ये पूछोगे सर ये सब नहीं आता है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये सब नहीं आता है क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन, उसके बारे में डिटेल देंगे यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से बनाना, sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा। sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा, देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये सब वाटर, ये सब जितना है सब इसको एक्सप्लेन करोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर बचता है, ये वाला, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, हाउ इज इथाइलिन प्रिपेयर्ड इन द लैब एंड हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम इथाइलिन की। इथाइलिन क्या होता है, अभी तो बताया था हमने, इथाइलिन है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको, ये इथाइलिन है, ये क्या है, इथाइलिन है। पूछ रहा है कि इसको लैब में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लैब में हम बनाते हैं इथेनॉल से। कैसे बनाते हैं हम, इथेनॉल से। तो फ्रॉम इथेनॉल इट इज प्रिपेयर्ड, मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे, इथेनॉल। किससे बनाएंगे, इथेनॉल इन द लैब, इन द लैब, ठीक है बच्चा। कैसे बनाते देखो, इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2 यहां पर OH, ठीक है सर। ये आपका क्या बताओ, यहां पर ये आपका अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये बीटा कार्बन है, ठीक है, ये बीटा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, यहाँ पर डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, जो किसकी तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा, तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये OH अल्फा से चला गया और बीटा से एक H चला जाएगा। बताओ क्या बचेगा, अल्फा से OH चला गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ CH2 बचेगा, और यहाँ पे 2 बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आएगा 2 बॉन्ड, चलो वो बाद में समझते हैं। और बीटा से क्या जाएगा, बीटा से एक H चला गया, तो यहाँ भी क्या बचा, CH2। और टेट्रावैलेंसी होता है तो आपको श्योर है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से क्या बन गया, इथाइलिन बन गया। क्या बन गया हमारा, इथाइलिन बन गया। क्लियर है, दिस इज लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। इथाइन से इथेन जाना है, मतलब समझिए क्या दिया हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे किस में जाना है सर, आपको इथेन में जाना है, मतलब CH3 दिस इज इथेन, और दिस इज इथाइन,
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप क्या करवा दो यहाँ पर, अरे तुम देखो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट दैट इज प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल, ये ले लो कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर इसकी एडिशन करवा देते हैं तो ये अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2 ले लो, तो कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये इसके सिंगल बॉन्ड टूट गए। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दो, ठीक है, इसके सिंगल बॉन्ड, इसके सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड तो टूट गया और ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। क्या बचा बताओ, ये क्या हो गया, CH3 आया ना, CH3, और ये क्या बन गया CH3, तो ये भी CH3 और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो जैसे जिथे। क्लियर है, हाइड्रोजनेशन करवा दिया आपने, सिंपल हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, इथाइन से किस में जाना है, इथेनॉल में जाना है। इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे किस में जाना है सर, इथेनॉल, CH3CHO में जाना है, ठीक है, इसमें जाना है, इससे इसमें जाना है। कैसे जाएंगे, चलो अब देखो सिंपल सा ट्रिक क्या है यहाँ पर। सबसे पहले इसको क्या करवा देते हैं, हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं। अभी तो पता चला आपको, 2H2 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, कोई भी एक ले लो, प्लेटिनम ले लिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये बताओ, CH3CH3, अभी तो बताया था। अब इसकी करवा देते हैं हम क्लोरीनेशन। क्या करवा देते हैं, क्लोरीनेशन, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट को H लिखते हैं, H लाइट, तो क्या बना लेगा यहाँ से, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 और Cl में, ठीक है, CS एक HCl बाहर निकल जाएगा तो माइनस HCl हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोरो अल्केन मतलब क्लोरो इथेन बना लिया। अब इसकी करवा लेते हैं हम एसेंड रिएक्शन, मतलब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा यहाँ से बताइए, ये बना लेगा आपका CH3CH2 और यहाँ पर OH, मतलब ये अल्कोहल बन गया। और अल्कोहल की अब क्या करवा लेते हैं हम, माइल्ड ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज क्या नाम है उसका, माइल्ड ऑक्सीडेशन, या तो PDC या आप PCC डाल दो, PDC या PCC डाल दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फुल फॉर्म मत समझो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम होता है PDC PCC, और ये अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन गया प्रोडक्ट। क्लियर है, तो इस तरह से आना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट एक और देख लो क्या कहता है, ये आपको बनाना है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, किससे, इथाइन से ही बनाना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर देख लो, हम ले लिए इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी क्या करवा देते हैं हम, क्लोरीनेशन करवा देते हैं। क्या करवा दिया, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, इसके एक बॉन्ड टूट गया, ये भी एक बॉन्ड टूट गया, बताओ क्या बना लेगा, CH, यहाँ जुड़ गया Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी Cl। क्लियर हो गया। फिर से इसकी करवा देते हैं हम क्लोरीनेशन, ठीक है, यहाँ पर Cl2 और दूसरा क्या ले लिया हमने, CCl4, फिर से वही चीज़ ले लिया, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीनेशन करवा देते हैं, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये बॉन्ड टूट गया, ये भी इसके बॉन्ड टूट गए। अब ये क्या बना लिया बताओ, ये पता चला आपको क्या बना लिया, CH और यहाँ पर 2 Cl, यहाँ पर 2 Cl, और यहाँ आप सिंगल बॉन्ड बचेगा, CH, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। क्लियर है, इस तरह से बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर है ना बच्चा, चलिए इतना पे रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में जरूर बनाना बच्चा, बहुत डेप्थ में हमने समझाने की कोशिश करी है। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।